नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट 2019 दिसंबर का 5वां मॉडल पेपर सॉल्व्ड पेपर। दोस्तों, इससे पहले हमने 2019 जो हमारा जून के पेपर हुए थे पांचों वो सॉल्व कर लिए थे। अब दिसंबर का 5वां पेपर है, यानी कुल मिला के 10वां सॉल्व्ड पेपर है। ये दोस्तों अंतिम सॉल्व्ड पेपर है। आज सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक शॉपिंग मॉल से प्रत्येक 1500 रुपये के मूल्य वाली 3 वस्तुएं और प्रत्येक 1800 रुपये के मूल्य वाली 2 वस्तुएं खरीदता है। तो दोस्तों कितना हो गया? 1500 की 3, 4500 और अगली खरीदता है दोस्तों 1800 की 2 जो 3600। उसके बाद दोस्तों इनको टोटल कर लो आप, 8100 रुपये हो गए। अब ये कह रहे हैं कि कुल बिल पर 10% की छूट दी जाती है। तो दोस्तों कुल बिल कितना हो गया? 8100। इसका 10% कितना होगा? 810। दोस्तों 810 हो गया। तो 810 को आप इसमें से माइनस कर लो। जब दोस्तों इसको 810 को माइनस करेंगे 8100 के अंदर तो कितना बचेगा? 7390। ठीक है, 7390 बचेंगे। 7290। अब 7290 के अंदर आप 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 1458 आएगा। इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही किया दोस्तों इन्होंने भी। अब 8100 रुपये हो गए, 10% हुआ तो 7290, उस पर 5 का भाग दिया तो 1458 रुपये। नेक्स्ट सवाल है, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? दोस्तों स्मृति स्तर का शिक्षण होता है, उसमें किस पर बल दिया जाता है? तो विचार और अवधारणा की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। ये भी सही है। स्मृति स्तर के शिक्षण में विचार और अवधारणा की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। और उसके अलावा तथ्यों के बीच संबंधों को देखने पर बल नहीं दिया जाता दोस्तों। उसके अलावा त्वरित पुनरुत्पादन लागू करने के लिए व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर दिया जाता है। और आलोचनात्मक चिंतन पर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। और तथ्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करने की कुशलता पर दिया जाता है दोस्तों। और एक विशेषता को दूसरी से अलग करने पर नहीं दिया जाता। तो विचारों और अवधारणा की व्यवस्था पर दिया जाता है। त्वरित पुनरुत्पादन लागू करने के लिए व्यवस्थित प्रवृत्तियों पर दिया जाता है। और तथ्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करने पर दिया जाता। तो ए, सी और ई सही है। अगला है, शोध के निम्नलिखित चरणों में से किसमें रचनात्मकता और कल्पना के अवसर सर्वाधिक हैं? तो दोस्तों किस चरण में रचनात्मकता और कल्पना के जो अवसर सर्वाधिक हैं? तो परिवर्ती कारकों को पहचानना और अनुमान लगाने के अंदर जो रचनात्मकता है और कल्पना के अवसर अधिक है। तो क्या हो गया? परिवर्ती कारकों को पहचानना और अनुमान लगाना, शोध समस्या को पहचानना, उससे दोस्तों रचनात्मकता और कल्पना के अवसर कम है। और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों और संबंधित अध्ययनों का पता लगाना, इससे भी नहीं होगा। और आंकड़ों का विश्लेषण और परिणामों की प्रस्तुति, ये भी गलत है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में से किसका प्रत्यक्ष अध्ययन में योगदान है? तो दोस्तों ये शिक्षण पद्धतियाँ हैं, इसमें से किस शिक्षण जो पद्धति है उसका प्रत्यक्ष अध्ययन में योगदान है? तो टीम शिक्षण और व्याख्यान नहीं है। और उसके बाद में नकल और भूमिका निभाने का जो दोस्तों शिक्षण पद्धति में योगदान है, नकल और भूमिका निभाने के अंदर। और दर से सभी विधियों के साथ या उसके बिना व्याख्यान गलत है। और कार्यशाला और असाइनमेंट में भागीदारी, ये सही है। और मूक और स्वतः शोध प्रणाली, ये भी सही है। और संवादात्मक प्रस्तुतियाँ सही है। तो दोस्तों क्या होगा सही इसका? BDE। जो कक्षा में संवाद है दोस्तों किस प्रकार का है? तो कक्षा में संवाद है उद्देश्यपूर्ण है और व्यवहारिक है। जो कक्षा में संवाद है किस प्रकार का है? कक्षा में संवाद है उद्देश्यपूर्ण है और व्यवहारिक है।
कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह नहीं है, तानाशाहीपूर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक। अपना नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के एक साधन के रूप में अनुपलब्धि के संदर्भ में सत्य है। तो दोस्तों जो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के एक साधन के रूप में अनुपलब्धि के संदर्भ में सत्य है। तो दोस्तों कौन सा साधन है जो अनुपलब्धि के संदर्भ में सत्य है। मैं मेज पर बर्तन के होने के बारे में नहीं जानता और इसलिए यह वहाँ अनुपस्थित है। तो दोस्तों मैं मेज़ के बर्तन पर होने के बारे में नहीं जानता और इसलिए वह वहाँ, ये दोस्तों गलत है। मैं सीधे तौर पर मेज़ पर बर्तन की अनुपस्थिति अनुभव करता हूँ, ये तो सही होगा। और मैंने मेज़ पर बर्तन की अनुपस्थिति का अनुमान लगाया क्योंकि मुझे वहाँ नहीं मिली है और मुझे मेज़ पर बर्तन की अनुपस्थिति का पता है क्योंकि मैं अन्य अनुपस्थितियों के साथ इसकी समानता जानता हूँ। तो दोस्तों सही होगा पहला। उसके बाद में है, बारंबारताओं के रूप में अवलोकन उपलब्ध होने पर निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीक डाटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त होगी। तो दोस्तों बारंबारताओं के रूप में अवलोकन उपलब्ध होना है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीक जो डाटा विश्लेषण है उसके लिए उपयुक्त होगी। तो ये है दोस्तों ए पार्चलिक ची स्क्वायर परीक्षण। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ए पार्चलिक ची स्क्वायर परीक्षण है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। ए पार्चलिक ची स्क्वायर परीक्षण, जिसे वितरण मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है और ये परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए सबसे उपयोगी आंकड़ों में से एक है। और जब परिवर्ती कारक नाममात्र होते हैं जो कि टिप्पणियों के दौरान आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त होता है, तब वे बारंबारताओं के रूप में उपलब्ध होते हैं। और अधिकांश आंकड़ों के विपरीत जो ची स्क्वायर होता है x2 न केवल किसी भी प्राप्त अंतर के महत्व पर जानकारी प्रदान कर सकता है और बल्कि ये विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है और कौन सी श्रेणियाँ किस अंतर के लिए उत्तरदायी। उसके बाद में दोस्तों, एक से बड़ा न्यूनतम पूर्णांक जो किसी निश्चित पूर्णांकों का वर्ग और घन दोनों हैं। तो दोस्तों एक से बड़ा जो न्यूनतम पूर्णांक है जो किसी निश्चित पूर्णांकों का वर्ग और घन दोनों हैं, तो ये क्या होगा। तो दोस्तों 64 टेस्ट में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो एक से बड़ा 64 होगा दोस्तों। उसके बाद में है, दी गई श्रृंखला में पद x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार दी हुई श्रृंखला है, तो इसने दोस्तों श्रृंखला इस प्रकार दी है। अनुक्रम इस व्यंजन में है, पहले n में प्लस 2 जोड़ा है, फिर n स्क्वायर में 2 घटाया है, फिर अगला n स्क्वायर प्लस 2 जोड़ा है, n स्क्वायर माइनस 2 और इसी तरह। और अब यदि हम n स्क्वायर प्लस 2 में n बराबर 1 रखें तो हम प्राप्त करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3, जो कि पहला पद है। और इसी प्रकार यदि हम n स्क्वायर माइनस 2 n बराबर 2 रखें तो हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या सही होगा, काफ़ी लंबा है सॉल्यूशन दोस्तों, 62 सही इसका। तो दोस्तों काफ़ी टेढ़ा सवाल है। उसके बाद अगला सवाल है, यदि अनुसंधान की जनसंख्या विजातीय प्रकृति की है तो निम्नलिखित नमूना लेने की तकनीकों में से कौन सा नमूना इकाइयों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों अनुसंधान, यदि कोई अनुसंधान है और उसकी जनसंख्या है विजातीय प्रकृति की है तो निम्नलिखित नमूना लेने की जो तकनीकें हैं उनमें से कौन सा है नमूना इकाइयों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। तो ये है दोस्तों स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। तो इसमें क्या सही होगा, स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। ठीक है, विजातीय जनसंख्या होने की स्थिति में स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है और ये नमूना लेने की एक विधि है और जिसमें जनसंख्या के छोटे उपसमूह में विभाजन करते हैं और जिससे सदस्यों की साझा विशेषताओं या गुणों जैसे आय,
या शैक्षिक प्राप्ति के आधार पर स्टेटा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, एक किशोर शिक्षार्थी के सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करने वाली सबसे विशिष्ट विशेषता है। तो दोस्तों एक कोई किशोर है, किशोर शिक्षार्थी का सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करने वाली विशिष्ट विशेषता क्या है? तो दोस्तों ये है मूल्यों और मानकों का अनुसरण करने के लिए एक नायक की पूजा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया, तो कोई किशोर है, किशोर शिक्षार्थी का सामाजिक और नैतिक विकास को निर्धारित करने के लिए सबसे विशिष्ट विशेषता है मूल्यों और मानकों का अनुसरण करने के लिए एक नायक की पूजा। उसके बाद है दोस्तों, एक किशोर जो शिक्षार्थी है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है एक नायक की पूजा करना है। क्या करते किशोर दोस्तों, कोई नायक होता है तो उसको मानते हैं, कोई भगत सिंह को मानता है, कोई आज़ाद को, कोई सुभाष चंद्र बोस को। इसी तरह वे उस रोल मॉडल का हर तरह से अनुसरण करते हैं और जिसे वे पसंद करते हैं, और जिस प्रकार नायक उन्हें पसंद आता है और वैसे ही वे रोल मॉडल के सामाजिक व्यवहार, कार्यों और पसंद का अनुसरण करते हैं और उनकी खुद की सामाजिक और नैतिक समझ उसी के अनुसार बदलती है। अगला है, कक्षा के संवाद निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों जो कक्षा के संवाद होते हैं तो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होते हैं? तो वो होते हैं छात्रों की प्रतिबद्धता से। शिक्षक केंद्रित वातावरण गलत है, संगठनात्मक निरीक्षण गलत है, अवांछित हस्तक्षेप गलत है। सही उत्तर है दोस्तों, कक्षा के संवाद हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे छात्रों की प्रतिबद्धता से। अगला है, अब दो दोस्तों कथन दिए हुए हैं, हमें इनका उत्तर बताना है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, जो कक्षा का संवाद है सामाजिक और संस्थागत आवश्यकताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो दोस्तों सही है, कक्षा का जो संवाद होता है वो सामाजिक और संस्थागत आवश्यकताओं द्वारा जो पूर्व निर्धारित होता है, ये सत्य बात है। और सकारात्मक शिक्षण प्रक्रियाओं से शिक्षार्थियों का सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों पॉजिटिव जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उससे शिक्षार्थियों का सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। तो दोनों सही है और ये कारण कथन सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, एक शोध विद्वान है, अंत में शोध के रूप में शोध के परिणामों की रिपोर्ट करते समय प्रस्तावना में अपने पर्यवेक्षक के सहयोग को स्वीकार करता है। तो इससे माना जाएगा को दोस्तों एक शोध विद्वान है, शोध विद्वान अंत में शोध के रूप में शोध के परिणामों की रिपोर्ट करते समय प्रस्तावना में अपने पर्यवेक्षक के सहयोग को स्वीकार करता है। तो इसे क्या माना जाएगा? तो दोस्तों इसे नैतिकता का हिस्सा माना जाएगा। शुद्ध औपचारिकता गलत है, आवश्यक और अनौपचारिकता गलत है और अनावश्यक कार्य गलत है। तो दोस्तों कैसे हैं? अभिस्वीकृति लेख के स्वरूपों में से एक है जो लेखकों द्वारा उन सभी के लिए आभार व्यक्त करती हैं और जिन्होंने उन्हें अनुसंधान के दौरान मदद की है, और ये नैतिकता का एक हिस्सा है। और इसीलिए यदि शोध विद्वान अंत में शोध के परिणामों की रिपोर्ट करता है तो एक शोध के रूप में प्रस्तावना में उसकी और उसके पर्यवेक्षक के समर्थन को स्वीकार करता है और इसे नैतिकता का एक भाग माना जाना चाहिए। अब दोस्तों मिलान करना हमें, तो दोस्तों इसको देखते हैं। हमारा व्यवहार संशोधन तकनीक है और उदाहरण है। तो पहला है जो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किसे कहते हैं? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहेंगे जो उत्तेजना की प्रस्तुति के बाद व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, जो पॉजिटिव शुद्धिकरण होता है उसमें उत्तेजना की प्रस्तुति के बाद जो व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। और अगला है नकारात्मक शुद्धिकरण में क्या होता है, जो नकारात्मक शुद्धिकरण में उत्तेजना हटाने के बाद आवृत्ति में व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। और नेगेटिव शुद्धिकरण में जो उत्तेजना हटाएंगे उसके बाद आवृत्ति में जो व्यवहार की आवृत्ति बढ़ जाती है। अगला है दोस्तों क्या है, सज़ा। सज़ा में क्या होता है, सज़ा में व्यवहार के होने से रोकने के लिए दर्दनाक या प्रतिकूल उत्तेजना प्रस्तुत की जाती है। तो व्यवहार में ये होता है कि पूजा में ये होता है व्यवहार को होने से रोकने के लिए दर्दनाक
या प्रतिकूल उत्तेजना प्रस्तुत की जाती है। उसके बाद है दोस्तों विलुप्त होना। विलुप्त होना में क्या होगा, व्यवहार को रोकने के लिए एक सुखद उत्तेजना या एक प्रतिकूल उत्तेजना की प्रस्तुति को हटाना। तो विलुप्त होना में व्यवहार को रोकने के लिए एक सुखद उत्तेजना या एक प्रतिकूल उत्तेजना की प्रस्तुति को हटाना। तो दोस्तों ये एक बार देख लो, आप एक बार इसको सॉल्यूशन करते हैं पूरा। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण एक व्यवहार को दोबारा प्रेरित करने के उद्देश्य से एक वांछित व्यवहार के बाद एक पुरस्कृत है, और जो एक उत्तेजना की प्रस्तुति के बाद आवृत्ति में व्यवहार की वृद्धि को दर्शाता है। और जैसे जब एक कुत्ता कलाबाजी करता है तो प्रशिक्षक कुत्ते को एक बिस्किट देता है। और नकारात्मक सिद्धिकरण में क्या होता है, एक प्रतिक्रिया या व्यवहार को एक नकारात्मक परिणाम को रोककर या हटाकर या उससे बचकर मजबूत किया जाता है। और जो ये दर्शाता है कि उत्तेजना को हटाने के बाद व्यवहार आवृत्ति में बढ़ जाता है। और सजा के मामले में इसमें अवांछनीय व्यवहार के बाद एक प्रतिकूल परिणाम या घटना प्रस्तुत करना शामिल है, जो दर्शाता है कि व्यवहार की घटना को रोकने के लिए दर्दनाक या प्रतिकूल उत्तेजना प्रस्तुत की जाती है। और उसके बाद दोस्तों विलुप्तता उस सुदृढ़ीकरण को संदर्भित करती है जो समस्या के व्यवहार जो अक्सर अनजाने में को प्रदान करते हैं, और ताकि इस प्रकार के नकारात्मक समस्या व्यवहारों को कम या समाप्त किया जा सके, जो व्यवहार को रोकने के लिए एक सुखद उत्तेजना या प्रतिकूल उत्तेजना के प्रयोग को वापस लेने को दर्शाता है। अब दोस्तों अगला सवाल है, एक दोस्तों कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है, उसके एक पुत्र की आयु है, उसकी आयु की 2/5 भाग है, यानी 50 वर्ष की आयु की उसकी बेटे की आयु है 2/5 भाग यानी कि 20 साल है। और कितने वर्ष बाद उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बच्चा 20 साल का है, तो 25 साल के बाद कितना होगा, वो 45 का हो जाएगा, और उसके पिताजी हो जाएंगे 75 के। तो 5:3 हो गया, 5×3 75, और 15×5 75 और 15×3 45। तो 25 वर्ष बाद में व्यक्ति की आयु 50 वर्ष, पुत्र की आयु 2/5 × 100 यानी 20 वर्ष, माना x वर्ष के बाद उसकी आयु के बीच अनुपात होगा 5:3। अब इसने सॉल्व किया दोस्तों, 50 + x 20 + x बराबर 5/3, और 3 50 + x 5 20 + x, फिर 150 को प्लस में 3x करा और 100 को प्लस में 5x, फिर 150 में से 100 घटा लिए और 5x में से 3x घटाया, तो इधर 50 आया, इधर 2x आया, और x का जब 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों, इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद परिधान नहीं पहनती हैं और कुछ डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस होती है, और उनके द्वारा दी जाने वाली दवाओं की कीमत अधिक होती है, और इसलिए इस अस्पताल में उपचार खराब गुणवत्ता का है। और इस तरह से क्या भ्रांति होती है दोस्तों, ये बेतुक का अनुमान है, संरचना की भ्रांति नहीं होती, दुर्घटना की भ्रांति, विभाजन की भ्रांति। अब इसको पढ़ते हैं। सर्पणशील ढलान जिसे बेतुक के अनुमान यानी पक्षी की पतली धार, ऊंट की नाक, नकाब की भ्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो बेतुक के अनुमान को किस रूप में जाना जाएंगे, एक तो कहेंगे हम सर्पणशील ढलान कहेंगे, बेतुक के अनुमान को कहेंगे सर्पणशील ढलान, और पक्षी की पतली धार भी कहेंगे, ऊंट की नाक कहेंगे, और नकाब की भ्रांति की भ्रांति तब होती है जब एक अपेक्षाकृत महत्वहीन पहली घटना से एक अधिक महत्वपूर्ण घटना तक ले जाने का सुझाव दिया जाता है, और जो आगे चलकर एक और अधिक महत्वपूर्ण घटना की ओर ले जाता है, और इसी तरह और कुछ अंतिम महत्वपूर्ण घटना तक पहुंच जाते हैं। और कर्मिक घटनाओं के बीच का संबंध बेतुका और अनुचित है, और दिए गए तर्क में कर्मिक घटनाओं के बीच संबंध सफ़ेद परिधान पहने हुए नर्स, निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, और निर्देशित महंगी दवाइयाँ, और अंतिम घटना अस्पताल में इलाज की जो खराब गुणवत्ता है। तो यह एक फिसलन ढलान बेतुक का अनुमान बताता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम प्रदर्शन के परीक्षण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों कौन सा है जो अधिकतम प्रदर्शन के परीक्षण का एक उदाहरण है? तो यह है अभियोग्यता परीक्षण। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभियोग्यता परीक्षण है वो अधिकतम प्रदर्शन के परीक्षण का उदाहरण है। पंचतंत्रता व्यक्तित्व गलत है, और रुचि सूची और नज़रिए का पैमाना ये गलत है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अधिकतम प्रदर्शन का परीक्षण ये मानक परिस्थितियों में व्यक्ति की प्रभावी रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता का आकलन करते हैं, और इन परीक्षणों पर प्रदर्शन जिसमें क्षमता, अभियोगिता और परीक्षण शामिल हैं, इन्हें सही या गलत के रूप में अलग अलग रूपों में हैं, और ये सामान्य बौद्धिक कार्य पद्धति या एक विशिष्ट क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं, और इसीलिए योग्यता परीक्षा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का एक उदाहरण है। उसके बाद में दोस्तों शिक्षाप्रद पारस्परिक क्रियाओं को एक समान करने के लिए जब कक्षा में विभिन्न प्रदर्शन स्तरों वाले अनेक छात्र होते हैं तो एक शिक्षक को संवाद का एक ऐसा विकल्प चुनना चाहिए जो क्या हो दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर एक ही गलत है, प्रौद्योगिक रूप से सक्षम हो। तो दोस्तों ऐसा संवाद होना चाहिए जो होनहार बच्चे उनको भी समझ में आए, और जो पढ़ाई के अंदर कमज़ोर हो उनको भी समझ में आए। एक व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए, स्व प्रस्तावित नहीं होना चाहिए। प्रौद्योगिक सक्षम संवाद शिक्षाप्रद पारस्परिक क्रियाओं को एक समान रूप से लागू करने के लिए सबसे अनुकूल है, और जैसे कि यह स्रोत से समान रूप से आगे बढ़ता है और दर्शकों में से प्रत्येक सदस्य तक उनके व्यक्तिगत मतभेदों की परवाह के बिना पहुंचता है। तो बी सही हो गया, प्रौद्योगिक रूप से सक्षम। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो दोस्तों हमें कथन देखने हैं। मध्य पद को कम से कम एक कथन में वितरित होना चाहिए। दोस्तों कोई मध्य पद है उसको कम से कम एक कथन में वितरित होना चाहिए, ये सही है। निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो सही है दोस्तों पहला, मध्य पद को कम से कम एक कथन में वितरित होना चाहिए, और मध्य पद निष्कर्ष में शामिल होना चाहिए। तो निष्कर्ष में अंतिम पद शामिल होता है, और दोनों कथन एक मान्य तर्क में विशेष रूप में हो सकते हैं, ये भी गलत है। और दोनों कथन एक मान्य तर्क में नकारात्मक हो सकते हैं, तो दोस्तों ये भी गलत है। अब इसे सॉल्व करते हैं। श्रेणीबद्ध न्याय में ठीक 3 श्रेणीबद्ध वाक्य होते हैं, और जिनमें से 2 कथन होते हैं और तीसरा निष्कर्ष होता है। और ठीक 3 पद होते हैं जिनमें से प्रत्येक केवल 2 बार दिखता है, और वैध श्रेणीबद्ध न्याय के 4 नियम हैं। तो दोस्तों पहला नियम है वो है मध्य पद को कम से कम एक कथन में वितरित होना चाहिए। तो दोस्तों जो मध्य पद है उसको कितना होना चाहिए, कम से कम एक कथन में वितरित होना चाहिए। और दूसरा नियम है निष्कर्ष में वितरित किसी भी शब्द को कथन में वितरित होना चाहिए। तो दोस्तों निष्कर्ष में कोई भी वितरित है उसको किसी भी शब्द को कथन में वितरित होना चाहिए। और अगला है नकारात्मक कथन की संख्या नकारात्मक निष्कर्ष की संख्या के बराबर होनी चाहिए। दोस्तों नकारात्मक कथन है, नेगेटिव कथन है, उसकी संख्या है वो नकारात्मक निष्कर्ष की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और विशेष रूप से व्यापक कथन से कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, और इसीलिए मध्य पद को कम से कम एक कथन के रूप में वितरित करना चाहिए। सही है दोस्तों। एक कॉलेज शिक्षक छात्रों की घरेलू स्थितियों और उपलब्ध कराए गए छात्रावासों से संबंधित वास्तविक स्थितियों को दर्शाने के लिए शोध करता है, और ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप सहायक होगा। तो दोस्तों एक कॉलेज शिक्षक है वो क्या करता है, छात्रों की घरेलू स्थितियों और उपलब्ध कराए गए छात्रावासों से संबंधित वास्तविक स्थितियों को दर्शाने के लिए शोध करता है, और ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप सहायक होगा। तो दोस्तों ये है प्रतिभागी अवलोकन आधारित शोध। इसे क्या कहेंगे, प्रतिभागी अवलोकन आधारित शोध में जो कॉलेज शिक्षक होता है छात्रों की घरेलू परिस्थितियों से संबंधित शोध करता है। प्रतिभागी अवलोकन एक गुणात्मक शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता न केवल शोध के प्रतिभागियों का अवलोकन करते हैं बल्कि
अनुसंधान प्रतिभागियों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होता है और अधिकांश शोधकर्ता जो प्रतिभागी अवलोकन करते हैं वे उस भूमिका को लेते हैं और जिसमें अध्ययन में उनकी रुचि होती है और वास्तविकता में प्रतिभागी अवलोकन शोधकर्ता को विभिन्न प्रकार की सूचना प्रदान करता है जो बाहरी व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है और इसलिए इस तरह के शोध के लिए प्रतिभागी अवलोकन आधारित अनुसंधान सबसे उपयुक्त है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तर्क की विशेषता है? तो दोस्तों कौन सा एक तर्क की विशेषता है? तर्क ये या तो वेद होता है या अवेद होता है। बिल्कुल, ये न तो वेद होता है न अवेद, ये भी गलत है। ये या तो सत्य होता है या असत्य, या न सत्य होता है न असत्य। तो तर्क दोस्तों हमेशा वेद या अवेद होता है। या तो ये वेद होता है या अवेद होता है। उन सभी तर्कों की विशिष्ट विशेषता है जिनकी सत्यता अथवा असत्यता तर्क के मौलिक सिद्धांत के आधार पर परीक्षण से निर्धारित की गई है। और सिद्धांत कहते हैं कि एक तर्क अवैध है अगर ये केवल और केवल निष्कर्ष के असत्य होने के लिए तार्किक रूप से संभव हो, भले ही प्रत्येक कथन को सत्य माना जाए। तो विकल्प ये सही है दोस्तों। उसके बाद में है एक वर्ग 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर की एक भुजा की लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर की भुजा है उसको 1 बढ़ाएंगे तो दोस्तों तो वर्ग का क्षेत्रफल 2% बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 5 इंटू 5 यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर, और जब लंबाई 1% बढ़ाई जाती है फिर वर्ग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 + 5 इंटू 1/100। जब लंबाई 1% बढ़ाते हैं दोस्तों तो एक लंबाई एक चौड़ाई है, 5 कर दो और 5 + 5 इंटू 1/100। तो दोस्तों ये हो गया 5.05 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 5.05 से 5.05 को गुणा कर दिया 25.50। फिर दोस्तों इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो गई? 0.50 की, और क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि है जो 0.50/25 इंटू 100 यानी 2%। उसके बाद दोस्तों संचार में कूटलेखक कूटवाचक यानी एनकोडर और डिकोडर भूमिकाओं की अदला बदली किस कारण से होती है? तो दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर जो कूटलेखक होता है और कूटवाचक होता है उसकी भूमिकाओं की अदला बदली किस कारण से होती है? दोस्तों वो होती है प्रतिक्रिया विश्लेषण के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, संवाद में कूटलेखक और कूटवाचक की भूमिकाओं की अदला बदली प्रतिक्रिया विश्लेषण की वजह से होती है। तो हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं सॉल्व करके। प्रतिक्रिया विश्लेषण का तात्पर्य ऐसे किसी प्रतिक्रिया से है जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश के जवाब में देता है, और ये कोई संचार अथवा व्यवहार हो सकता है। विपणन प्रमोशन में प्रतिक्रिया का आशय उपभोक्ता द्वारा प्रोत्साहन अभियान के लिए प्रतिक्रिया देने से है, और प्रतिक्रिया विश्लेषण संदेश को प्राप्त होने वाले किसी भी प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है, और यह संचार या व्यवहार हो सकता है। और मार्केटिंग प्रचार में फीडबैक से तात्पर्य उस तरीके से है जब उपभोक्ता प्रचार अभियान पर प्रतिक्रिया करें, और उदाहरण के लिए किसी विज्ञापन को देखने के बाद उत्पाद खरीदना एक प्रचार अभियान पर प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। और इसलिए संचार में कूटलेखक कूटवाचक भूमिकाओं की अदला बदली या फीडबैक विश्लेषण के कारण होती है। उसके बाद दोस्तों यदि बारिश होती है तो सूखा ख़त्म हो जाएगा और सूखा समाप्त हो गया है इसलिए बारिश हुई है, ये किस प्रकार की भ्रांति है? तो दोस्तों कोटेशन दिया हुआ, यदि बारिश होती है तो सूखा ख़त्म हो जाएगा और सूखा समाप्त हो गया है इसलिए बारिश हुई है। ये भ्रांति दोस्तों निगमनात्मक भ्रांति है, प्रेरक भ्रांति नहीं है, बहकावा नहीं है, अनौपचारिक नहीं है। तो कैसे है दोस्तों जो निगमनात्मक भ्रांति, यह एक निगमनात्मक भ्रांति, औपचारिक भ्रांति, तार्किक भ्रांति या गैर अनुक्रमित जो लैटिन में और ये पालन नहीं करता होती हैं। तो दोस्तों ये एक ही है, निगमनात्मक कह दो, औपचारिक कह दो, तार्किक कह दो या गैर अनुक्रमित कह दो। यह तर्क का एक तरीका है
जो अपनी तार्किक संरचना में एक दोष द्वारा अवैध रूप से प्रस्तुत किया गया है, और ये एक ऐसी भ्रांति है जिसमें प्रस्ताव से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों 26वां सवाल, जिसमें एक तालिका दी हुई है। तालिका कैसे है, 2012 से लेकर 2018 तक हमें 3 अलग अलग कंपनियां हैं ABC में निर्यात की राशि जो करोड़ में दिखाती हैं, और तालिका में आंकड़ों के आधार पर यह 26 से 30 तक हमें उत्तर देना है। कंपनियों से प्रतिवर्ष निर्यात कितना हो रहा है 2012 से 18 तक। ये 3 कंपनी A, B और C, निर्यात की राशि करोड़ में 40 करोड़ 70 करोड़। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी B के लिए निर्यात की औसत वार्षिक राशि कंपनी C के लिए निर्यात की औसत वार्षिक राशि का लगभग कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों दी गई अवधि संपूर्ण अवधि की बात कर रहे हैं। कंपनी B के लिए निर्यात की औसत वार्षिक राशि, B कंपनी ये रही है, और अगली दोस्तों कंपनी C है। तो परसेंटेज कितना क्या है दोस्तों, सब इनको टोटल कर लो और इनका परसेंटेज निकाल लो। तो इनको सॉल्व करते हैं तो 94.03 है। कैसे आएगा, कंपनी B का औसत वार्षिक निर्यात, तो सारा जोड़ा दोस्तों। उसके बाद 90 करोड़ 50 70 70 90 110 और 150, इसमें से 7 वर्ष का है तो 7 का भाग दे दिया, तो एवरेज हुआ 90 करोड़। कंपनी C का औसत जो वार्षिक निर्यात होगा, इनको जोड़ेंगे 670/7, तो ये है दोस्तों 95.714 करोड़ है। तो ये कितना इसका परसेंटेज है, आवश्यक प्रतिशत 90/95 × 100। तो दोस्तों 90 ऊपर आएगा, जो कंपनी B ऊपर आएगी, फिर नीचे C आएगा × 100, तो 94.03। क्योंकि दोस्तों B ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि हमें औसत किसका पूछा है, कंपनी B के औसत पूछा है C से, ठीक है। अब अगला है दोस्तों 2017 में 3 कंपनियों के औसत निर्यात और 2012 में 3 कंपनियों के औसत निर्यात के बीच अंतर पूछ रहा है दोस्तों, कितना है 2017 और 2012 में। 17 ये रहा, 12 ये रहा, 40 90 130 और 260 170, ये हो गया दोस्तों। तो कितना अंतर है आप इसे टोटल करके देख सकते हैं। 60 और 110 170 होगा, 170 और 90 240 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों 9, तो 20 करोड़ बता रहा दोस्तों। 20 करोड़ कैसे हुआ, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2017 में 3 कंपनियों का औसत निर्यात, तो औसत किया दोस्तों 60 110 और 90। अब इसको 3 में भाग दे दिया है 86 करोड़। और 2012 में 3 कंपनियों का औसत निर्यात, फिर इसको टोटल कर दिया है 200 आया, इसको 3 में भाग दिया तो 66.66 है। फिर अंतर किया दोस्तों 66.66 का और 86.67 का, तो 20 करोड़ रुपये आया, ठीक है। तो एवरेज पूछा दोस्तों, टोटल नहीं पूछा है। 3 कंपनियों का औसत निर्यात और 2012 में औसत निर्यात। अब अगला है, अब दोस्तों निम्नलिखित में से किन वर्षों से किस जोड़े के लिए 3 कंपनियों द्वारा कुल निर्यात बराबर है। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि किस जोड़े के 3 कंपनियों द्वारा कुल निर्यात बराबर है। तो 2014 और 15 में बराबर है। कैसे हैं, 7 5 12, तो 250 करोड़ हो गया। और इसका है 8 7 15, इसका भी 250 करोड़ है। तो 2014 और 15 सही है। उसके बाद है 29वां है, दिए गए कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात दिए गए वर्षों में अपने औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था। तो दोस्तों किस वर्ष में ए का निर्यात है दिए गए वर्षों में अपने औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था। जो दोस्तों ए कंपनी है
औसत वार्षिक निर्यात निकालेंगे हम। कैसे निकलेगा एक कंपनी का औसत वार्षिक निर्यात? तो दोस्तों हम सारे टोटल कर लेंगे और इसमें 7 का भाग देंगे तो औसत निर्यात निकल जाएगा। फिर इससे अधिक कितने हैं तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो एक कंपनी का औसत निर्यात तो 540/7, 80 करोड़ एवरेज है। 80 करोड़ से ज़्यादा कितने हैं? 1, 2, 2016 और 2018 में कंपनी ए के निर्यात क्रम से 110 करोड़ जो 130 करोड़ है। तो दोस्तों कितने हैं? ये 3 अधिक बता रहा, 2 अधिक है दोस्तों, क्योंकि एक में बराबर है। 2 होगा दोस्तों, गलती से 3 लिखा है लेकिन 2 है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों तालिका का अंतिम सवाल है, किस वर्ष में कंपनियां ए और बी के निर्यात के बीच शुद्ध अंतर न्यूनतम था? दोस्तों कौन सा एक वर्ष है जिसमें कंपनी ए है और कंपनी बी है जिसमें निर्यात के बीच शुद्ध अंतर कम, सबसे कम अंतर ए और बी के बीच? देखते हैं हम। – 2015 से 10 करोड़ का अंतर है। अब दोस्तों अगला सवाल है 31वां सवाल, निम्नलिखित प्राकृतिक खतरों में से किसमें अपेक्षाकृत धीमी शुरुआत होती है? दोस्तों कौन से खतरे के अंदर सबसे धीमी शुरुआत होती है? सूखा दोस्तों बिल्कुल धीमे धीमे आता है, ये सारे तेज आते हैं। धीमे धीमे आने वाली आपदाओं जैसे सूखा, कीट संक्रमण होगा, रोग महामारी विकसित होने में महीने या वर्षों का समय लग जाता है। दोस्तों सूखा आने में टाइम लगता है। अब कोरोना आया, इसमें भी टाइम लगा। देखो 6 महीने से इंडिया में है और साल भर हो गया इसको आते हुए। कीट संक्रमण जैसे कोई टिड्डी का हमला हुआ तो दोस्तों धीरे धीरे वो क्षेत्र प्रभावित होगा। और धीमी गति से आने वाले आपातकाल या आपदा को एक ऐसे रूप में परिभाषित किया जाता है जो ये अकेली अलग घटना से नहीं उभरता बल्कि समय के साथ धीरे धीरे उभरती है और ये अक्सर विभिन्न घटनाओं के संयोग पर आधारित होता है। फिर अगला सवाल है, जैव ईंधनों में एक स्थायी कार्बन उदासीन ऊर्जा स्रोत बनने की क्षमता है, क्योंकि जो दोस्तों जैव ईंधन है, जैव ईंधनों के अंदर एक स्थायी कार्बन उदासीन जो ऊर्जा संसाधन बनने की क्षमता क्यों है? क्योंकि दहन पर उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते जितना कि वे बढ़ते समय करते हैं। तो दोस्तों क्या खासियत है हमारे जैव ईंधनों में? जैव ईंधनों पर जो दहन करते समय उतनी ही CO2 का उत्पादन करते हैं जितना वे बढ़ते समय करते हैं। तो दोस्तों जैव ईंधनों की सबसे बड़ी खासियत ये है, जैव ईंधनों में एक स्थायी कार्बन उदासीन ऊर्जा स्रोत बनाने की क्षमता है और क्योंकि वे बढ़ते समय उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं जितना कि दहन होने पर करते हैं। जैव ईंधन उद्योग EPA की ग्रीन हाउस गैस नियमों से छूट जाता है क्योंकि इसका दावा है कि जैव ईंधन कार्बन उदासीन है और जब जैव ईंधन का दहन किया जाता है तो वही कार्बन वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है और जो बढ़ते हुए पेड़ बांध करता था और इस कारण से जैव ऊर्जा को अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड उदासीन माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से जो कौन सी संचार तकनीक केवल अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करती है? तो दोस्तों कौन सी तकनीक है जो अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गलत है, ईमेल और गोष्ठी जो फॉर्म्स होते हैं और तात्कालिक संदेश गलत हैं। तो दोस्तों ईमेल और गोष्ठी होते हैं, ये दोनों जो अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करती है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अतुल्यकालिक शब्द का उपयोग आमतौर पर संचार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें डाटा को स्थिर प्रवाह के बजाय रुक रुक कर प्रसारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फोरम, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों इसमें डाटा क्या रुक रुक कर प्रसारित करते हैं और बाकी दूसरे कारण हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो तात्कालिक संदेश है। तो इसमें दोस्तों डाटा रुकता नहीं है, ईमेल और गोष्ठी में डाटा रुक रुक के जाता है, तभी अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण सामने आने वाले प्रमुख मुद्दे हैं? तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी
पर बढ़ती निर्भरता के कारण कौन से मुद्दे सामने आ रहे हैं? तो पहला, लाभ की क्षमता कम हो रही है, सुरक्षा के खतरे आ रहे हैं और गोपनीयता की चिंता भी आ रही है। तो दोस्तों 2 कारण हैं, सुरक्षा के खतरे और गोपनीयता की चिंताएं। ये 2 चीज़ें हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण आने वाले प्रमुख मुद्दे, सुरक्षा के खतरे, गोपनीय चिंताएं। लाभ की क्षमता दोस्तों नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप समझ गए, कंप्यूटर सिस्टम की बढ़ती हुई संख्या और व्यक्तियों, व्यवसायों, उद्योगों और सरकारों की उन पर बढ़ती निर्भरता का अर्थ है कि सिस्टम के सुरक्षा खतरों और गोपनीयता संबंधी जोखिमों की संख्या बढ़ रही है। अगला है, वह विकल्प चुनें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों को वितरित करने के लिए उपयुक्त फाइल प्रारूप निहित किया है। तो दोस्तों वे कौन से विकल्प हैं जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों को वितरित करने के लिए उपयुक्त फाइल प्रारूप निहित हैं? तो वो है मिडी, वेव, WMA और MP3। तो याद रखो, मिडी है, वेव है, WMA और MP3। मिडी इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक बार फिर से सुन ले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डिजिटल सिंथेसाइज़र पर पार्श्व संगीत को रिकॉर्ड करने और बजाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कई व्यक्तिगत कंप्यूटर और साउंड कार्ड द्वारा समर्थित है। और अगला है दोस्तों वेव क्या है? वेव की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑडियो फाइल प्रारूप के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है और वेव फाइल सिस्टम और गेम साउंड के लिए सीधी क्वालिटी ऑडियो तक सब कुछ के लिए एक मानक PC ऑडियो प्रारूप फाइल बन गया है। अगला है दोस्तों WMA, एक फाइल एक्सटेंशन है और जिसका प्रयोग विंडोज़ मीडिया प्लेयर के साथ किया जाता है और WMA का अर्थ विंडोज़ मीडिया ऑडियो है और WMA एक ऑडियो प्रारूप और एक ऑडियो कोडेक दोनों है। उसके बाद में है MP3, MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 एक मानक तकनीक और प्रारूप है जिसका प्रयोग एक ध्वनि अनुक्रम को एक बहुत छोटी फाइल जो मूल आधार पर आकार से लगभग 12वें भाग में संकुचित करने के लिए होता है और जब इसे बजाया जाता है तो ध्वनि की गुणवत्ता के मूल स्तर को संरक्षित किया जाता है और MP3 CD की तरह ऑडियो गुणवत्ता प्रदान करती हैं। अतः मिडी, वेव, WMA और MP3 फाइल के प्रारूप हैं जो इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों को वितरित करने के लिए उपयुक्त हैं। अगला है दोस्तों, अब ये कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में है, इनका मिलान करना है आपस में। सबसे पहले देखते हैं VoIP क्या है। तो VoIP दोस्तों फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उसे कहेंगे हम VoIP। VoIP में क्या होता है? VoIP के अंदर फ़ोन कॉल्स करने के लिए जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उसे VoIP कहते हैं। अगला है फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर जो ऑप्टिकल केबल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें डाटा प्रसारित करने के लिए लघु स्पंदनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या करेंगे, डाटा प्रसारित करने के लिए हम लघु स्पंदनों का उपयोग करेंगे। VoIP के अंदर हम फ़ोन कॉल्स करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। उसके बाद में है URL के अंदर इंटरनेट पर एक वेब एड्रेस का पता लगाने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोग किया जाने वाला सूत्र। तो URL दोस्तों प्रत्येक ID में आता है, प्रत्येक साइट उसमें होता है। और उसके बाद है दोस्तों UTP केबल है। जो UTP केबल होती है छोटे भवन में, कोई छोटा भवन है उसमें कंप्यूटर जोड़ने के लिए सबसे उचित है UTP केबल। अब इसका दोस्तों सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की श्रेणी है जो लोगों को PSTN की पारंपरिक सर्किट प्रसारण के बजाय IP का प्रयोग करके जो पैकेट में वॉइस डाटा भेजकर ये प्रसारण माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग करके टेलीफोन कॉल करने में सक्षम बनाता है और एक प्रकाशिक तंतु तार जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में भी जाना जाता है और एक विद्युत तार के जैसा ही संयोजन है, लेकिन इसमें एक या एक से अधिक प्रकाशिक तंतु होते हैं और प्रकाश को ले जाने में प्रयोग होते हैं।
URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है और इंटरनेट पर एक वेब पते को ढूंढने के लिए वेब ब्राउज़र द्वारा एक URL का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर, इसे बोलते हैं UTP। तारों का कंप्यूटर और दूरसंचार उद्योग में जो हमारा इथरनेट केबल और टेलीफोन तारों के रूप में अत्यधिक प्रयोग होता है, अतः UTP तार एक छोटे भवन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। उसके बाद है दोस्तों जो मीठे पानी की प्रणाली है उसमें ऑक्सीजन की मांग वाले प्रमुख अपशिष्ट के स्रोत कौन से हैं? दोस्तों मीठे पानी की प्रणाली में ऑक्सीजन की मांग करने वाले प्रमुख अपशिष्ट हैं, एक तो कृषि के अफवाह, अगला खाद्य प्रसंस्करण, अयस्क खनन। दोस्तों जो ऑक्सीजन नहीं होता इसके अंदर, कृषि के अफवाह में, खाद्य प्रसंस्करण में जो ऑक्सीजन होता है। अगला है दोस्तों मल के बहाव में भी ऑक्सीजन होता है और अपशिष्ट भराव क्षेत्र में ऑक्सीजन नहीं होता। तो कौन सा है? A, B और D। वापस देख लें, कृषि का अफवाह, खाद्य प्रसंस्करण और मल का बहाव। ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट जल प्रदूषकों की दूसरी श्रेणी है। तो दोस्तों ये प्रदूषक हैं, इनकी दूसरी श्रेणी है जो ऑक्सीजन की मांग करने वाले हैं और ये ऐसे अपशिष्ट हैं जिनका अपघटन ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले बैक्टीरिया द्वारा किया जा सकता है और ऑक्सीजन की मांग करने वाले अपशिष्ट सीवेज, पशुओं, चारागाहों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, लुगदी मिलों, कृषि क्षेत्रों से अफवाह और अपशिष्टों को जल प्रवाह में डालने से आते हैं। अगला है 4 वेदों के युग में छात्रों को निम्नलिखित में से किस समारोह को करने के बाद वैदिक स्कूलों में भर्ती किया जाता था? तो दोस्तों उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के बाद में जो स्टूडेंट्स थे उनको जो वैदिक स्कूलों में भेजा जाता था। उत्सर्जन गलत है, शतपथ गलत है, धनुर्विद्या गलत है। 4 वेदों के युग में छात्रों को उपनयन संस्कार इसे ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक के निवास में शिष्य के रूप में प्रवेश से चिन्हित करता था और के बाद के 12 वर्ष की आयु में वैदिक विद्यालय में प्रवेश मिलता था। दोस्तों 12 साल तक ये बच्चे पढ़ते थे और ब्रह्मचारी के रूप में अपने शिक्षकों के निवास पर कई वर्ष तक रहते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक शोध के संदर्भ में पढ़ने के कौशल का सही अनुक्रम निरूपित करता है? दोस्तों कौन सा है जो शोध के संदर्भ में पढ़ने के कौशल का सही अनुक्रम निरूपित करता है? तो दोस्तों ये है, पहले सर्वेक्षण करेंगे हम किसी का, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर स्मरण करेंगे, फिर समीक्षा करेंगे। दोस्तों ये इसका क्रम है, पहले सर्वेक्षण, दूसरा फिर प्रश्न करेंगे, उसके बाद पढ़ना, फिर स्मरण करना, फिर समीक्षा करना। देखते हैं दोस्तों, पढ़ने का कौशल एक व्यक्ति को लिखित भाषा के माध्यम से संवाद करने और अर्थ जानने के लिए प्रेरित करता है और शोध के संदर्भ में पढ़ने का कौशल का सही अनुक्रम निम्न प्रकार से है। पहला सर्वेक्षण करना है जो लोगों की एक विशेष समूह से विशिष्ट आंकड़े निकालने के उद्देश्य से प्रश्नों की एक सूची है। और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? इसके बाद आएगा नाद विद्या यानी फोनिक्स, जिसे एक ही समूह द्वारा पढ़ने और वर्तनी में वर्ण ध्वनि समझने के रूप में परिभाषित किया जाता है। और फिर मौखिक पठन प्रवाह है जो गति, सटीकता और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ना है। और उसके बाद है फिर स्मरण, जिसमें घटक को शब्दावली के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, शब्द को मौखिक शब्दावली से जोड़कर शब्द को समझना और अंत में शोध के व्यापक सारांश की समीक्षा करना। अगला है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर के संदर्भ में कम से कम कितना घटाना होगा? तो दोस्तों 18% था जो क्योटो प्रोटोकॉल था। इसमें दूसरी प्रतिबद्धता की देश है उनको 90 के स्तर में कम से कम 18% ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देशों को 2013 से 2020 तक 8 वर्ष की अवधि में 1990 के स्तर से कम 18% नीचे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा। हालांकि दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में पार्टियों की संगठन करने से अलग है।
तो दोस्तों ये 2013 से 20 तक 8 साल में 18% कम करना है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों कौन से कथन सही है देखते हैं। पहला है द्विआधारी पत्ती, जिसे कहेंगे हम बाइनरी पत्ती। दोस्तों एक बार देखते हैं, द्विआधारी पत्ती जिसे हम कहेंगे बाइनरी पत्ती। बाइनरी पत्ती में क्या होता है दोस्तों, एक बार आप होल्ड कीजिए। द्विआधारी अवधि जिसे हम बाइनरी पत्ती कहेंगे, उसमें 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 के रूप में प्रदर्शित पूर्णांकों के अनुक्रम के लिए अगले अनुक्रम p को 0 1 1 0 1 के रूप में प्रदर्शित किया जाए। ये सही है दोस्तों। उसके बाद में है एक बाइट, क्या एक द्विआधारी संख्या है जिसमें ठीक 8 बिट होते हैं। दोस्तों सही है, एक बाइट एक द्विआधारी संख्या है जिसमें कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। ये भी सही है, दोनों सही दोस्तों। देखते हैं बाइनरी में दर्शाए गए पूर्णांकों के अनुक्रम को 00 111 और 01 001 01 011 के लिए p के अगले पूर्णांक p को 011 01 के रूप में दर्शाया जाएगा। फिर दोस्तों इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 111 को 1 2, दोस्तों आप सॉल्व कर लें एक बार इसको। अगला है दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने और ऐसे सक्षम स्नातकों को तैयार करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भारतीय उच्च शिक्षा को प्रचलित प्रणाली में लाने की आवश्यकता है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैंने पाठ्यक्रम, तो ये पाठ्यक्रम अच्छा होगा तो दोस्तों जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट हैं, जो हमारे विदेशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को टक्कर दे पाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया सही है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सही है, शिक्षकों की नियुक्ति सही है। तो पाठ्यक्रम में बाजार अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ काबिल स्नातकों को तैयार करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा की प्रचलित प्रणाली में किया जाने वाला सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पाठ्यक्रम से संबंधित है और व्यवसाय के बढ़ने, वैश्वीकरण से वैश्विक नेतृत्व, विविधता प्रबंधन, संस्कृतियों के मध्य तालमेल को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित हुआ है। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो दोस्तों कौन सी है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। ये संस्थान है दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसके द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सही है दोस्तों। रोबोटिक्स इंडिया गलत है, ये गलत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया गया है। और इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण लेकर सक्षम बनाना है और उन्हें बेहतर आजीविका कमाने में मदद करेगा। और पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों को भी आकलन और पूर्व शिक्षण की मान्यता RPL के तहत प्रमाणित किया जाएगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो जैव विविधता है, वो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। टिन नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है, जैव विविधता। अब दोस्तों हमें मिलान करना है अध्ययन कौशल और अधिगम तकनीक। विस्तृत पूछताछ में दोस्तों क्या होगा, यह समझाना कि कोई तथ्य क्यों सत्य है। विस्तृत पूछताछ में क्या होता है कि यह समझाना होता है कि कोई तथ्य क्यों सत्य है। और आभास परीक्षण में क्या होता है, आभास परीक्षण में क्या होगा, जिस सामग्री को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उस पर स्वयं को परखें। तो अभ्यास परीक्षण में क्या होगा, अभ्यास परीक्षण में जिस सामग्री को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं उस पर स्वयं को परखें। और उसके बाद दोस्तों तीसरा है स्व स्पष्टीकरण। स्व स्पष्टीकरण में
यह समझना कि पाठ के एक भाग या एक उदाहरण समस्या है आपके लिए क्या अर्थ है। खुद के स्पष्टीकरण में यह समझाना कि पाठ के एक भाग या एक उदाहरण समस्या का आपके लिए क्या अर्थ है। अगला है दोस्तों परस्पर अभ्यास। परस्पर अभ्यास में क्या होता है, अध्ययन करते समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को साथ मिलाना। परस्पर अभ्यास में क्या होगा, अध्ययन करते समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एक साथ मिलाना। अब दोस्तों गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इसको उत्तर देंगे हम। जो भी व्यक्ति कभी कक्षा में पढ़ा हो और जहाँ शिक्षक की प्रस्तुति बेजान, स्थिर और बिना मुखर किस्म के शिक्षक की हो, वह शिक्षण के प्रभावी पक्ष के सराहनीय मूल्य की प्रशंसा करेगा। हालांकि अन्य व्यवहारों के विपरीत शिक्षण टेप या कक्षा के अंतःक्रियात्मक उपकरणों द्वारा इस प्रभाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और संकीर्ण रूप से केंद्रित अनुसंधान उपकरण में अक्सर एक शिक्षक की भावात्मक प्रकृति की कमी रहेगी, जो कक्षा के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। और ये स्नेहपूर्ण प्रकृति व आधार है और जिस पर कोई भी अपने शिक्षार्थियों के साथ मधुर और प्रेमपूर्ण जो संबंध बना सकते हैं। और उपकरणों में क्या कमी है और इसे छात्र स्पष्ट रूप से देखते हैं। छात्र शिक्षक के कार्यों में निहित भावनाओं और इरादों को अच्छे से जानते हैं। वे अक्सर उसी का अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं और एक शिक्षक जो पढ़ाए जा रहे विषय के बारे में उत्साहित है और इसे चेहरे के भावों, आवाज़ की अभिव्यक्ति, हाव भाव, गतिविधियों से दिखाता है और इस तरह सीखने वाले के सम्मान और देखभाल दर्शाता है। और इसने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और एक जैसे व्यक्ति की तुलना में जो उन व्यवहारों को प्रदर्शन नहीं करता है, उन्हें उच्च स्तर की उपलब्धि वाले पाने के लिए प्रेरित करने की संभावना है। छात्र इन प्रभावी संकेतों से अपना सूत्र लेते हैं और निम्न के अनुसार पाठ से अपने जुड़ावों को घटाते या बढ़ाते हैं। उत्साह शिक्षक के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उत्साह एक कक्षा के प्रस्तुति के दौरान शिक्षक का जोश, शक्ति, भागीदारी, उत्साह, रुचि है और विद्यार्थियों के साथ इस भावना को साझा करने की इच्छा है, जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। तो दोस्तों पहला सवाल है, किसी व्यक्ति को शिक्षण के भावात्मक पहलुओं के मूल्यों की आवश्यकता कब महसूस होती है। कोई शिक्षक है दोस्तों, उसे भावात्मक पहलुओं के मूल्यों की आवश्यकता कब होगी, जब शिक्षक की प्रस्तुति नीरस होती। जब शिक्षक की प्रस्तुति नीरस होगी तब वो टीचर सोचेगा कि भावात्मक पहलू होते हैं, उनके मूल्यों की ज़रूरत है। दिए गए गद्यांश के अनुसार जब शिक्षक की प्रस्तुति नीरस होती है, बेजान, स्थिर और बिना मुखर किस्म की है, तो शिक्षण के आत्मीय पहलुओं के सराहनीय मूल्य की प्रशंसा कर सकते हैं। अगला है गद्यांश किस पर ध्यान केंद्रित है। दोस्तों गद्यांश है शिक्षण के प्रभावी कारक पर केंद्रित है। गद्यांश किस पर ध्यान केंद्रित है, शिक्षण के प्रभावी कारक पर। बेजान कक्षा प्रस्तुति गलत है। छात्रों के भावनात्मक रूप से सीखने वाले और शिक्षक की प्रभावी प्रकृति। पूरा गद्यांश शिक्षण के प्रभावशाली कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है और कैसे उनके शिक्षार्थियों के साथ एक जोशपूर्ण और शिक्षाप्रद संबंध बनाया जाए। अगला सवाल है, छात्र एक ऐसे शिक्षक का सम्मान करते हैं जो छात्रों के लिए लगाव प्रदर्शित करता है। दोस्तों जो टीचर का सम्मान स्टूडेंट करेंगे, कौन सा टीचर, जो छात्रों के लिए लगाव प्रदर्शित करता है, भावुक नहीं। अगला है प्रभावी संकेत छात्रों को क्या प्रदान करेगा। तो प्रभावी संकेत एक आधार जो आगे की उत्साह को सक्रिय करता है। दोस्तों प्रभावी संकेत है, जो प्रभावी संकेत छात्रों को क्या प्रदान करेगा। तो दोस्तों प्रभावी संकेत छात्रों को एक आधार प्रदान करेगा जो आगे के उत्साह को सक्रिय करता है। तो समझिए प्रभावी संकेत एक आधार जो आगे के उत्साह को सक्रिय आधार प्रदान करेगा। अब दोस्तों अंतिम सवाल है, शिक्षण के भावात्मक प्रकृति किसमें प्रतिबिंबित होती है। तो शिक्षण की भावात्मक प्रकृति होती है कक्षा के वातावरण की गहरी समझ पर प्रतिबिंबित होती है। तो दोस्तों शिक्षण की भावात्मक प्रकृति किसमें प्रतिबिंबित होती है, तो कक्षा के वातावरण की गहरी समझ। शिक्षक के अन्य व्यवहार पर गलत है। कक्षा की बातचीत, शोध उपकरण, तो सबसे सही है शिक्षण की भावात्मक प्रकृति कक्षा के वातावरण की
गहरी समझ पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह सॉलिड पेपर 2019 का कंप्लीट होता है और इस तरह हमने 10 सॉलिड पेपर कर लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।